Assalamualaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि VS कोड को हमने कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद हम VS कोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस प्रोजेक्ट के साथ अपनी बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक करना है ये देखेंगे। और एंड के ऊपर हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर ब्रेक पॉइंट्स एंड डिफरेंट क्लासेस का इंट्रो लिया था उसको एक्चुअली में अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर मैं जस्ट टाइप कर लेता हूँ VS कोड डाउनलोड एंड यहाँ से मैं फर्स्ट लिंक को अपने पास ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली उस VS कोड को अपने पास डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं क्योंकि इस वक्त विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडोज के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने क्योंकि इसे अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया इसलिए मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है अपने पास और उसके बाद इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप VS कोड को अपनी स्टार्ट मेन्यू के अंदर देख सकते हैं। अब हम इसको अपने पास ओपन कर लेते हैं न्यू विंडो पे क्लिक करके। जी स्टूडेंट्स, अब VS कोड मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब अगर मैंने इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट मेन्यू में से सबसे पहले ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं पाथ स्पेसिफाई करूंगा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाना है। लेट्स सपोज आई वांट टू मेक माय प्रोजेक्ट ऑन डेस्कटॉप, सो आई विल सेलेक्ट डेस्कटॉप एंड यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अपने इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। प्रेस ओके। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि VS कोड के अंदर मेरे पास ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस फाइल के आइकन पे क्लिक करके एक नई फाइल जनरेट कर लेते हैं। इस फाइल का नाम हम index.html रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट मेरा पहला प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर मैंने अपनी फर्स्ट index.html फाइल को भी क्रिएट कर लिया है। अब VS कोड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बाय जस्ट टाइपिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड प्रेसिंग एंटर, हमारे पास इसने अब खुद से VS कोड ने ऑटोमेटिकली क्या किया, एक HTML फाइल का एक टेम्पलेट जनरेट कर दिया, एक स्टार्टर टेम्पलेट जनरेट कर दिया। हमें खुद से ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और ये वो चीजें हैं जो कि हर HTML फाइल में जरूर होती हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली VS कोड ने एज अ टेम्पलेट हमारे लिए जनरेट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हमने देखना है कि हम कैसे बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के साथ अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। सो उसके लिए चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज getbootstrap.com। सो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ getbootstrap.com एंड यहाँ से गेट स्टार्टेड। सो इस वक्त हम जो बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है वर्जन 5.1 विच इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। इससे पहले बूटस्ट्रैप के डिफरेंट वर्जन है लाइक 4.6, 3.4 एंड 2.3.2, लेकिन हम इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है 5.1 उसको यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के हमारे पास टू वेज हैं। एक CDN के थ्रू विच मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एंड सेकेंडली बाय डायरेक्ट डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप टू अवर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि CDN के थ्रू हम किस तरह से बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से CSS के इस लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के टैग की तरफ। यहाँ से जावास्क्रिप्ट के टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट अबव क्लोजिंग बॉडी टैग ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू CDN बूटस्ट्रैप को क्या कर लिया है, लिंक कर लिया। अब CDN का क्या मतलब है स्टूडेंट, CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क विच मींस कि हमारे पास जो इस वक्त बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज या फैसिलिटी हमें मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, एक नेटवर्क के थ्रू मिल रही है। विच मींस हमारे सिस्टम के अंदर बूटस्ट्रैप इटसेल्फ डाउनलोड नहीं है, जबकि हम एक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बूटस्ट्रैप की कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को क्या करने दे, एक्सेस करने दे। सो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन हो जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकें एंड बूटस्ट्रैप की उन फाइल्स को यूज कर सकें। इट मींस कि जब जब आप CDN के थ्रू बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास जरूरी है कि एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन भी हो ताकि आप बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज को क्या कर सकें, यूज कर सकें। जी स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं कि आया कि हमने बूटस्ट्रैप को सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर लिया है। उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप की कोई क्लास यूज करके देखते हैं। सो अगर हमने बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास सर्च करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ पर हम सर्च डॉक्स के अंदर क्या करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं फॉन्ट की स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या टाइप करूंगा, जस्ट फॉन्ट। अब लेट्स सपोज फॉन्ट वेट एंड इटैलिक। अब अगर मैं यहाँ से देखूं, मल्टीपल क्लासेस हैं हमारे पास, काफी सारी डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं। अब अगर मैं फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए क्लास में देखूं, अब फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए जो क्लास यूज होती है उसका क्या नाम है, FW-bold। सो हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करके देखते हैं और देखते हैं आया कि ये चल रही है या नहीं। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक div का टैग ऐड कर लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं FW-bold। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेक्स्ट इन बोल्ड। इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करने के लिए VS कोड के अंदर जो हमारे पास कमांड है वो है Ctrl F5। अब ये मेरे से पूछ रहा है इन्वायरमेंट, मैं यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये मेरा क्रोम ब्राउजर के अंदर मेरी इस फाइल को रन करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी ये फाइल क्या है, रन हो चुकी है और हमें टेक्स्ट भी बोल्ड फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है थ्रू CDN। अब हम क्या करते हैं, हम जल्दी से बूटस्ट्रैप को ऐड करने का दूसरा तरीका जो कि डायरेक्ट डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप टू आवर प्रोजेक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। सो चलते हैं getbootstrap.com की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आ चुका हूँ getbootstrap.com की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गेटिंग स्टार्टेड में डाउनलोड। अब यहाँ से हम जस्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास इस एक CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का एक जिप फॉर्म के अंदर हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, और जिसके आप देख सकते हैं ये एक जिप फाइल है जिसके अंदर मेरे पास ये दो फोल्डर्स मौजूद हैं, एक CSS एंड एक जावास्क्रिप्ट। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों फोल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। सो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फाइल एंड ओपन फोल्डर। यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं इन दोनों फोल्डर्स को क्या करता हूँ, पेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों फोल्डर्स हमें यहाँ पर एडिटर के अंदर VS कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट में शो हो रहे हैं। सो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने CSS के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इसी लिंक टैग को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अब हम क्योंकि डायरेक्ट डाउनलोड कर चुके हैं बूटस्ट्रैप को, लिहाजा अब हमें किसी URL की जरूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर अपने ही फोल्डर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो पाथ है ये किसको डिनोट कर रहा है, CSS के, इस CSS के फोल्डर को डिनोट कर रहा है। एंड इसके बाद ये bootstrap min.css कौन सी फाइल है, ये वाली, ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम JS फोल्डर में करेंगे। JS के अंदर हम यहाँ पर इस सारे टैग को क्या कर देते हैं, खत्म, एंड जस्ट bundle.js इस फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने जस्ट दो फोल्डर्स को CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फोल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में ऐड किया और इसी टैग को यहाँ से चेंज करके bootstrap.min.css एंड bootstrap.bundle.js फाइल को यहाँ पर ऐड कर दिया इस लिंक टैग में और इस स्क्रिप्ट टैग में। अब हम यहाँ से इस इंटीग्रिटी के टैग को रिमूव कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रिटी के एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं एंड सिमिलरली JS स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आया कि हमारे फोल्डर, हमारी फाइल का जो आउटपुट था उसके अंदर कोई फर्क तो नहीं आया। और अगर फर्क नहीं आया तो इट मींस कि हमने ठीक तरह से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर लिया है। सो लेट्स सी द आउटपुट। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पेज को रिफ्रेश करके भी देखा तो उसकी आउटपुट में कोई चेंज भी नहीं आया। इट मींस कि जिस तरह से हम पहले थ्रू CDN बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे थे, अब सिमिलरली दोबारा से हम बूटस्ट्रैप को यूज कर पा रहे हैं, लेकिन इस दफा हम
बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं बाय डायरेक्ट डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप टू आवर प्रोजेक्ट। अब हमें किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर अपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को इंप्लीमेंट करके उसकी आउटपुट रिजल्ट देख सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से VS कोड में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया, देन हमने उसमें एक index.html फाइल को ऐड किया और उसके बाद बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंप्लीमेंट किया या ऐड किया by CDN content delivery network and by direct downloading bootstrap to our project। जी स्टूडेंट्स, अब हम बूटस्ट्रैप की कुछ डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। लाइक जैसे कि अभी हमने पढ़ा बोल्ड क्लास FW-bold which bolds the text। इसी तरह इसके अलावा भी डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है, जिनमें से कुछ को हम देखते हैं। सो लेट्स गो टू द getbootstrap.com। सो यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में सर्च कर लेते हैं लाइक टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम क्लासेस को देख सकते हैं। लाइक अगर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए डिफरेंट क्लासेस मौजूद हैं। लाइक text-start which aligns the text on start, text-center which aligns the text in center and text-end which aligns the text on the end। So, अगर हम इस क्लास को अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, so let's go to the VS Code। मैं यहाँ पर इस क्लास को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और एक न्यू div टैग ऐड करता हूँ विद क्लास text-center text on center on all devices। हम अभी देखते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि on all devices। जी सुनो, अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहें, हम इसको सेव करते हैं अपने पास और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर शो हो रहा है और साथ हमने लिखा ऑन ऑल डिवाइसेस। अब हम ऑन ऑल डिवाइसेस क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन करते हैं। अब हम डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इस पेज को व्यू करते हैं। लाइक इस वक्त यहाँ पर मेरे पास सिलेक्ट है iPad। आई होप अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ Galaxy S5, Pixel 2, iPhone X, iPad Pro। अब देख सकते हैं मैं कोई भी मोबाइल सेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर या कोई भी डिफरेंट डिवाइस यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका बिहेवियर है वो हमेशा मुझे क्या शो कर रहा है, टेक्स्ट को सेंटर के अंदर शो कर रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट ऑन सेंटर ऑन ऑल डिवाइसेस। अब ऐसा क्यों है, ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रहा? ये इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोई भी ब्रेक पॉइंट इसके साथ स्पेसिफाई नहीं किया। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ब्रेक पॉइंट ही असल में हमारी वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। हम ब्रेक पॉइंट के थ्रू ये डिफाइन कर देते हैं कि किस स्क्रीन साइज के ऊपर किस ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारे टेक्स्ट ने या हमारे एलिमेंट ने अपने आप को एडजस्ट करना है। अब क्योंकि हमने कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं यूज किया, इसलिए हमारा जो टेक्स्ट है वो हमेशा वही बिहेवियर शो करेगा जो उसके ऊपर क्लास अप्लाई हुई है। लाइक इस वक्त मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट सेंटर की क्लास अप्लाई की है, तो वो हर ब्रेक पॉइंट के लिए, हर स्क्रीन साइज के लिए टेक्स्ट सेंटर की क्लास को ही अप्लाई कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी स्क्रीन साइज के ऊपर टेक्स्ट को राइट अलाइन कर दे या किसी स्क्रीन साइज के ऊपर टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर दे या किसी के ऊपर सेंटर। नहीं, ये हर स्क्रीन साइज के लिए खुद को क्या करेगा, सेंटर के ऊपर ही अलाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट यूज नहीं किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह अगर हम टेक्स्ट लेफ्ट और टेक्स्ट एंड को भी यूज करके देख लेते हैं, सॉरी टेक्स्ट स्टार्ट एंड टेक्स्ट एंड। सो हम यहाँ पर क्लास ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट। इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट स्टार्ट, इसको सेंटर ही और इसको एंड, टेक्स्ट ऑन एंड एंड टेक्स्ट ऑन स्टार्ट। इसको यहाँ पर सेव करते हैं Ctrl+S एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास अब टोटल 3 डिफरेंट तरह की div टैग्स है जिनको हमने 3 डिफरेंट बूटस्ट्रैप क्लासेस असाइन की हैं। फर्स्ट को हमने क्लास असाइन की टेक्स्ट ऑन स्टार्ट, सेकंड को हमने क्लास असाइन की टेक्स्ट ऑन सेंटर एंड लास्ट को हमने क्लास असाइन की टेक्स्ट ऑन एंड। और हम देखते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इनका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही है। मीन हम कोई भी डिफरेंट डिवाइस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी अरेंजमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर कोई टेक्स्ट पहले स्टार्ट के ऊपर शो हो रहा था तो वो हर डिवाइस के ऊपर स्टार्ट में ही शो हो रहा है। इसी तरह अगर कोई टेक्स्ट पहले सेंटर के ऊपर था तो वो हर डिवाइस के ऊपर सेंटर में ही शो हो रहा है। सो इट मीन्स हमने यहाँ से पढ़ा कि जब हम ब्रेक पॉइंट नहीं यूज करते
तो हमारी जो क्लासेस हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, जो भी क्लास अप्लाई की गई हो वो उसी क्लास को हर डिवाइस के लिए इंप्लीमेंट कर रहा होता है। लाइक मैंने यहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट यूज नहीं किया, इसलिए मेरी हर डिवाइस के ऊपर टेक्स्ट स्टार्ट की क्लास ही अप्लाई हो रही है। किसी के ऊपर भी जाके मेरी जो क्लास है या मेरी अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हो रही। अब हम स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस को देख लेते हैं, इसके अलावा बूटस्ट्रैप टेक्स्ट रिलेटेड क्लासेस को देख लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं getbootstrap.com। यहाँ पर अगर हम डिफरेंट क्लासेस को देखें, लाइक हमारे पास फॉन्ट साइज के लिए क्लास है fs-1 which gradually becomes small as you increase number। इसी तरह से हमारे पास फॉन्ट वेट के लिए क्लास है जिसको अभी हमने यूज भी किया fw-boulder। इसी तरह अगर हम इटैलिक करना चाहें तो fst-italic है। इस तरह से मोनोस्पेस टेक्स्ट डेकोरेशन, आपके पास डिफरेंट तरह की क्लासेस है जिसको आप कभी भी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आकर जस्ट सर्च करें और आप उसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए क्लास, आई राइट इधर बैकग्राउंड कलर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस हमें शो होना शुरू हो गई हैं, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को, अपने डिव टैग्स को या किसी भी अपने एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर bg-dark कलर यूज क्लास यूज होती है किस लिए, अगर आपने बैकग्राउंड को डार्क करना हो। सो हम इसको अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, मैं लेट्स सपोज टेक्स्ट सेंटर को क्लास ऐड करता हूँ bg-dark। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट को हम फिलहाल क्लोज कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसने क्या किया, मेरे टेक्स्ट को, टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड थी इस डिव की उसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब मुझे टेक्स्ट इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि मेरे जो टेक्स्ट है उसका कलर भी ब्लैक था और मेरी बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक है। अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करूं, लाइक हम यहाँ से कोई दूसरी बैकग्राउंड देखते हैं, लेट्स सपोज bg-info, हम बैकग्राउंड हाइफन डार्क की बजाय इन्फो यूज करते हैं। इसको यहाँ पे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो ये वाली div थी जिसको हमने क्लास पहले टेक्स्ट सेंटर अप्लाई की हुई थी, अब उस div को हमने एक और क्लास बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए भी दे दी जो कि bg-info थी, जिसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू टाइप सा कर दिया। तो आपके पास बहुत सारी क्लासेस है जिसके जरिए आप टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, आप डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। आप खुद से getbootstrap.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जस्ट उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय जस्ट टाइपिंग कीवर्ड्स। लाइक मैंने जस्ट बैकग्राउंड का कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, जस्ट बैकग्राउंड का कीवर्ड सर्च करने से मुझे क्या मिल गया, मेरी क्लास मिल गई। इसी तरह से अगर मैं फॉन्ट वेट चाहता हूँ या मैं कोई भी क्लास चाहता हूँ, लाइक फॉन्ट साइज की मेरे पास क्लास अवेलेबल है, फॉन्ट वेट की क्लास अवेलेबल है, नेटिव फॉन्ट है, बहुत सारी मेरे पास डिफरेंट तरह की क्लासेस मौजूद है। आपको कोई सी भी क्लास अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जस्ट getbootstrap.com पर आए और यहाँ पर उस क्लास का कोई भी कीवर्ड सर्च करें एंड होप यू विल गेट इट। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स को भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर इन्हीं डिव क्लासेस के साथ यूज करके देखते हैं कि ब्रेक पॉइंट अगर हम ऐड करें तो उससे हमारे जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स गो टू द VS कोड। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी टेक्स्ट सेंटर की क्लास के ऊपर एक ब्रेक पॉइंट भी ऐड करते हैं विच इज मीडियम। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूं टेक्स्ट हाइफन MD हाइफन सेंटर, सो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट ऑन मीडियम स्क्रीन शुड बी एट सेंटर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मीडियम स्क्रीन साइजेस या मीडियम से अबव स्क्रीन साइजेस उन सब के लिए कहां पर शो करेगा, खुद को सेंटर अलाइनमेंट करेगा। जबकि मीडियम से बिलो के लिए क्या करेगा, डिफॉल्ट अलाइनमेंट विच इज स्टार्ट के ऊपर शो करेगा। सो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर लेता हूं। तो चलते हैं स्टूडेंट ब्राउजर की तरफ और इसको पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इस वक्त जो स्क्रीन का साइज है वो 871 पिक्सल्स है और हमें पता है कि मीडियम ब्रेक पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है, 768 पिक्सल्स। इससे मीडियम ब्रेक पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब मीडियम से अबव जितने भी ब्रेक पॉइंट आएंगे उन सब के लिए कौन सी क्लास यूज हो रही होगी, जो हमने मीडियम ब्रेक पॉइंट के साथ यूज, हमने यहाँ पर मीडियम के साथ सेंटर की यूज की है, इसके अबव हमने कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं किया, इसलिए मीडियम से अबव तमाम ब्रेक पॉइंट्स के लिए भी कौन सी क्लास यूज होगी, सेंटर की। और मीडियम से बिलो के लिए कौन सी यूज होगी, डिफॉल्ट अलाइनमेंट विच इज स्टार्ट।
सो अगर मैं स्क्रीन को इनलार्ज करता हूँ, मीडियम से अबव जितना भी इनलार्ज कर लूँ, ये कहाँ पर शो करेगा? हमेशा सेंटर के ऊपर। लेकिन अगर मैं मीडियम से बिलो जाता हूँ, लाइक 767 पे, तो अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने कहाँ पे शो करना शुरू कर दिया? स्टार्ट के ऊपर। अब ये इससे बिलो क्या शो करेगा? डिफॉल्ट अलाइनमेंट विच इज स्टार्ट। सो एक और क्लास यूज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर इसके साथ यूज कर लेते हैं text lg end. Now what does it mean? It means that text on large and above screen should be at end. अब इसका मतलब ये है कि लार्ज स्क्रीन या लार्ज स्क्रीन से अबव के ऊपर जो मेरा टेक्स्ट है वो हमेशा मुझे कहां पर शो होगा? एंड के ऊपर। जबकि लार्ज से बिलो के लिए कहां पे? डिफॉल्ट अलाइनमेंट। सो लेट्स सी इट। पेज को अगर हम रिफ्रेश करें, अब लार्ज ब्रेक पॉइंट कहां से शुरू होते हैं? 991 सॉरी 92 जी। अब इससे अबव मैं जितना भी स्क्रीन साइज इनलार्ज कर लूं, जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे कहां पर शो हो रहा होगा? एंड के ऊपर ही। लेकिन जैसे ही मैं 992 पिक्सल से बिलो जाता हूं, यानी 992 से बिलो, तो साथ ही मेरा टेक्स्ट अब मुझे कहां पर शो होने लग गया? स्टार्ट के ऊपर। अब उसके ऊपर डिफॉल्ट अलाइनमेंट अप्लाई हो रही है विच इज स्टार्ट। अब मैं स्क्रीन साइज जितना भी स्मॉल कर लूं, उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी? हमेशा स्टार्ट। आई होप आपको दोनों में क्लियरली डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम एक लास्ट चीज करते हैं, वो क्या कि हम इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि अगर हम एक सिंगल इसी क्लास के ऊपर, इसी सेंटर एलिमेंट के ऊपर, सेंटर डिव के ऊपर इन दोनों क्लासेस को अप्लाई करें, दैट इज टेक्स्ट ऑन मीडियम स्क्रीन शुड बी एट सेंटर एंड टेक्स्ट ऑन लार्ज स्क्रीन शुड बी एट एंड। तो हम क्या करेंगे कि इसी क्लास को अगर मैं यहां से कॉपी कर लूं और यहां पर भी अप्लाई कर दूं, तो अब इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट ऑन मीडियम एंड अबव स्क्रीन शुड बी एट सेंटर बट टेक्स्ट ऑन लार्ज एंड अबव स्क्रीन शुड बी एट एंड। अब क्या होगा कि मीडियम स्क्रीन साइज के लिए तो मैंने डिफाइन कर दिया सेंटर, लेकिन जब तक मैंने इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया था, तब तक क्या था कि मीडियम से अबव के लिए भी हमेशा कौन सी क्लास यूज हो रही थी? सेंटर की। क्यों? क्योंकि मीडियम से अबव मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ था। लेकिन इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मीडियम से अबव एक और ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिया है। अब इस वक्त मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट कौन सा यूज किया हुआ है? लार्ज का। तो हमारे जो अबव या इससे अबव जितनी भी स्क्रीन साइजेस हैं, उसके लिए कौन सी अलाइनमेंट यूज हो रही होगी? जो कि मैंने मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट के साथ यूज की हुई है। और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया हुआ है? एंड, विच इज मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट लार्ज। मीडियम के लिए भी डिफाइन की हुई है, लार्ज के लिए भी डिफाइन की हुई है, और लार्ज से अबव के लिए भी कौन सी यूज होगी? एंड वाली। जबकि मीडियम से बिलो के लिए, जो कि मिनिमम है, मीडियम इस वक्त मिनिमम ब्रेक पॉइंट मीडियम है और मैक्सिमम लार्ज। मिनिमम से बिलो के लिए कौन सी यूज हो रही होगी? हमेशा डिफॉल्ट अलाइनमेंट। तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? स्टार्ट। इट मीन्स कि मेरा मीडियम स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट सेंटर में शो करेगा, लार्ज या लार्ज से अबव के लिए एंड के ऊपर शो करेगा। सो पेज को रिफ्रेश करते हैं, सॉरी सेव करते हैं इसको और पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये वाली सेंट्रल डिव है, अब ये सेंट्रल डिव मेरी किस तरह से काम करेगी? अब इस वक्त अगर मैं अपनी स्क्रीन का साइज 768, अब इस वक्त मैं किस ब्रेक पॉइंट के अंदर हूं? मीडियम के अंदर। ठीक है, लाइक 768 पिक्सल से लेकर कहां तक? 991। यहां तक कौन सा ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करता है? मीडियम का। तो मीडियम के लिए कहां पर शो करेगा? हमेशा सेंटर के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं एक पिक्सल अबव जाता हूं एंड, अब साथ ही ये टेक्स्ट कहां पर शो होने लग गया मुझे? सेंटर ऑन एंड के ऊपर। अब इसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है? टेक्स्ट हाइफन lg हाइफन एंड, मीन लार्ज स्क्रीन लार्ज ब्रेक पॉइंट वाली क्लास अप्लाई हो रही है। अब इससे अब मैं स्क्रीन का साइज जितना भी कर लूंगा, तो इसके ऊपर कौन सी क्लास अप्लाई होगी? एंड वाली क्लास। क्यों? क्योंकि लार्ज ब्रेक पॉइंट, मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट के साथ मैंने एंड यूज किया हुआ था, क्लास टेक्स्ट एंड यूज की हुई थी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि हम किस तरह से ब्रेक पॉइंट्स को अपने डिजाइन के अंदर यूज करते हैं, ताकि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर हमारे जो टेक्स्ट है, हमारा जो डिजाइन है, वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर सके। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कंटेनर्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।